नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। यह जो जीके क्वेश्चन की सीरीज आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेखपाल की परीक्षा जो आगे होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 4 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा यह जो देशों के राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो आप ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान का यह राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। इसके अलावा यह तुर्की का भी राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। तो आप इसे याद रखिएगा, तुर्की और पाकिस्तान दोनों का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो होता है चांद तारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट भी अपलोड की हुई है और इस लिस्ट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट देश हैं और उनका जो प्रतीक चिन्ह है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत का अशोक स्तंभ हो जाएगा और तुर्की और पाकिस्तान का चांद तारा, नॉर्वे व नीदरलैंड का शेर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, शेर जो प्रतीक चिन्ह है यह नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों का है। बांग्लादेश का आपका हो जाएगा वाटर लिली। आप ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वाटर लिली। और न्यूजीलैंड का हो जाएगा कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। ये सभी इंपॉर्टेंट और प्रतीक चिन्ह है न्यूजीलैंड के। जापान का हो जाएगा गुलदाउदी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कनाडा का हो जाएगा मैपल लीफ, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, कनाडा क्या है तो मैपल लीफ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रतीक चिन्ह है तो कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्म्स, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और रूस का क्या हो जाएगा, रूस का है प्रतीक चिन्ह आपका डबल हेडेड ईगल, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद स्पेन का जो प्रतीक चिन्ह है आपका वो हो जाएगा बांज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह हैं, इनको आपको याद रखना है। जीके का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बाज किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो मैंने आपको अभी बताया जो बाज है यह आपका स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पेन का। इस लिस्ट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, आपको बताना है। तो 38वीं जो समानांतर रेखा है यह किन दो देशों के मध्य खींची गई है। तो यह जो 38वीं समानांतर रेखा यह खींची गई है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। तो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे सी 100% सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य आपको मिलेगी 38वीं समानांतर रेखा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है, आपको बताना है। तो हिंडनबर्ग जो रेखा है यह आपको मिलेगी जर्मनी और पोलैंड के बीच, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच आपको मिलेगी हिंडनबर्ग रेखा, तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए 100% सही है। यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। एक तरफ आपको इंपॉर्टेंट रेखाएं मिलेंगी और एक तरफ उनसे संबंधित देश मिलेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको ये देख लेते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चीन के मध्य है। और हिंडनबर्ग या ओडरनिस रेखा इसको भी कहते हैं हिंडनबर्ग को, तो यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद 38वीं समानांतर रेखा आपको मिलेगी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। इसके अलावा मेनर हिम रेखा जो है आपको मिलेगी रूस और फिनलैंड के मध्य। इसके अलावा मैग्नी नॉट यहाँ पे होगा, मैग्नी नॉट जो रेखा है आपको मिलेगी जर्मनी और फ्रांस के मध्य। इसके बाद जो 49वीं समानांतर रेखा है यह मिलेगी आपको यूएसए और कनाडा के मध्य। इसके अलावा डूरंट रेखा जो है आपको मिलेगी भारत और भारत और अफगानिस्तान के मध्य। तो ये इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न जीके के सेक्शन में देखने को मिलता है, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कई बार जो क्लासिकल डांस होते हैं इनसे भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैंने पूरे इंपॉर्टेंट जो शास्त्रीय नृत्य उनको भी यहाँ पे मैंने सम्मिलित किया हुआ है, यानी कि आज का जो आपका वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटल क्लासिकल डांस को, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हमने देखा। इसके अलावा हमने अभी देखा है जितने भी देश उनके इंपॉर्टेंट चिन्ह क्या क्या हैं उनको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जीके का आज का वीडियो है, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा।
आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, यह किस राज्य का है आपको बताना है। तो कुचिपुड़ी आपको मिलेगा कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही। जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तथा इस नृत्य की खासियत क्या है, तो यह जो नृत्य है कुचिपुड़ी, यह पीतल की थाली पर किया जाने वाला नृत्य है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह जो नृत्य है यह पीतल की थाली पर किया जाने वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। तो इसकी विशेषता भी आपको याद रखनी है, विशेषता भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपको बताना है। तो कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, केरल का। तथा कथकली नृत्य की खासियत क्या है, तो यह मूकाभिनय से युक्त नृत्य होता है। आप इसे याद रखिएगा, यह जो नृत्य होता है यह मूकाभिनय से युक्त नृत्य होता है कथकली, जो कि केरल का एक क्लासिकल डांस है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है, इसको एक बार आप देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह लिस्ट है। एक तरफ आपको क्लासिकल डांस मिलेंगे और एक तरफ आपको उनसे संबंधित राज्य मिलेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। भरतनाट्यम यह आपका कहाँ का है क्लासिकल डांस, तो तमिलनाडु का है। इसकी खासियत क्या है, तो यह एकल नृत्य मतलब एकल स्त्री नृत्य होता है भरतनाट्यम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह तमिलनाडु का है। उसके अलावा कथकली आपको मिलेगा केरल का शास्त्रीय नृत्य, यह मूकाभिनय से युक्त नृत्य होता है। कुचिपुड़ी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, यह पीतल की थाली पर किया जाने वाला एक क्लासिकल डांस है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम यह अगेन केरल का है, यह भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण होता है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का एक क्लासिकल डांस है। ओडिसी यह कृष्ण लीला पर आधारित होता है, जो कि ओडिशा का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मणिपुरी जो है इसकी मुख्य विशेषता होती है रास लीला, तो यह मणिपुर का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। आपको ओडिशा वाले में और मणिपुर वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, यह कृष्ण लीला पर आधारित है, लेकिन आपका जो मणिपुर वाला है यह इसका मुख्य विषय रास लीला होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। सत्रिय आपको मिलेगा असम का शास्त्रीय नृत्य। इसकी विशेषता क्या है, शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है सत्रिया डांस में। हमारा लास्ट क्लासिकल डांस है कथक। कथक आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य। इसकी विशेषता क्या है, नवाब वाजिद अली शाह द्वारा इसको संरक्षित किया गया था। कथक को तो यूपी लेखपाल की जो लोग परीक्षा दे रहे हैं वे इसको नोट डाउन कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा, मतलब उत्तर प्रदेश का जो कथक नृत्य है क्लासिकल डांस है, इसको नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा संरक्षित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। आइए, उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मैंने आपको अभी बताया है ओडिसी है। ओडिसी की खासियत मैंने आपको क्या बताई थी, यह कृष्ण लीला पर आधारित एक क्लासिकल डांस है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो ओडिसी क्लासिकल डांस है यह करती हैं कौन, डोना गांगुली। डोना गांगुली जो सौरव गांगुली की वाइफ हैं, यह करती हैं आपका उड़ीसा का जो फेमस शास्त्रीय नृत्य है वह ओडिसी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके अलावा सोनल मानसिंह भी करती हैं, सोनल मानसिंह भी जो है इंपॉर्टेंट जो ओडिसी क्लासिकल डांस है इसको करती हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। कठपुतली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपको बताना है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कथकली जो है आप ध्यान दीजिएगा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह जो कथकली है आपको मिलेगा राजस्थान का इंपॉर्टेंट लोक कठपुतली यहाँ पे है। तो कठपुतली जो यहाँ का कहाँ का है, तो राजस्थान का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कठपुतली के अलावा और भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जैसे घूमर हो गया, घूमर के अलावा आपका हो जाएगा तेरह ताली, भवाई, इसके अलावा गणगौर, कालबेलिया, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कठपुतली हो गया, घूमर आपका हो गया, इसके अलावा आपका गणगौर हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, गणगौर भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपका राजस्थान का। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ का तेरह ताली भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है राजस्थान का। इसके अलावा कालबेलिया हो गया, इसके अलावा ख्याल हो गया और भवाई, ये सभी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं कहाँ के, तो राजस्थान के। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो कर्नाटक का फेमस जो लोक नृत्य वह कौन सा है, तो इसमें से यक्षगान, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही जगह। जो यक्षगान है यह कर्नाटक का इंपॉर्टेंट
लोक नृत्य है। इसके अलावा यक्षगान के अलावा करगा भी इम्पॉर्टेंट है। तो यक्षगान के अलावा करगा भी इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। कहाँ का? तो कर्नाटक का। तो दो इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं कर्नाटक के, इनको आप याद रखिएगा, करगा और यक्षगान। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो बिहू जो है असम का इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। असम का जो इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है उसको हम कहते हैं बिहू। इसके अलावा असम में एक और लोक नृत्य है जिसका नाम है अंकिया नाट। क्या है? अंकिया नाट भी इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है आपका असम का, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बिहार के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो चैता विदेशिया और समाज केवा, आप ध्यान दीजिएगा। चैता विदेशिया और विदेशिया यहाँ पे होगा। तो चैता विदेशिया और इसके अलावा समाज केवा, यहाँ पे ऐसे होगा समाज केवा। ये इम्पॉर्टेंट आपके लोक नृत्य हैं बिहार के, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगले हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का कुमाऊं झूला हो गया, झोरा हो गया, तांदी हो गया, चौफला हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं आपके उत्तराखंड के, तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो घंटा मर्दाला जो है यह इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है घंटा मर्दाला, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो गरबा के अलावा डांडिया, भवई, गरबा के अलावा डांडिया हो गया और भवई हो गया, ये तीन इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं कहाँ के? तो गुजरात के। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, गुजरात के तीन इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, एक गरबा हो गया, एक डांडिया हो गया और एक हो गया आपका भवई, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है एक तरफ आपको लोक नृत्य दिए गए और एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका जो लावड़ी है या पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लावड़ी का संबंध आपका महाराष्ट्र से है, न कि झारखंड से, तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं था। उसके अलावा समाज केवा बिहार का है, पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ का है और कपालिक आपका छत्तीसगढ़ का, यानी कि नीचे की तीनों आपके सुमेलित थे, लेकिन पहला जो लावड़ी था यह झारखंड का नहीं है, महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ललित कला अकादमी की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना की गई थी 1954 में, तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1954 में ललित कला अकादमी की शुरुआत की गई थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, आपको बताना है। तो किशन महाराज का संबंध तबला से है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, तबला से संबंधित है आपके किशन महाराज। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपका शहनाई से है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, शहनाई। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है एक तरफ वादक दिए गए हैं और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन चौथा है यह सुमेलित नहीं है, यानी कि शिव प्रसाद वर्मा का संबंध आपका वायलिन से नहीं है। इसके अलावा बाकी आपको जो तीनों हैं वो संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, अमजद अली खां सरोद से संबंधित है, निखिल बनर्जी आपका सितार से संबंधित, लेकिन शिव कुमार शर्मा का संबंध यहाँ पे वायलिन से नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो शिव कुमार शर्मा है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आपको बताना है। तो आलम आरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आलम आरा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि भारत में दूरदर्शन जो टीवी चैनल था, जो भारत सरकार का द्वारा स्थापित यह टीवी चैनल था दूरदर्शन, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 15 सितंबर 1959 को, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न जो है यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एकदम सर्वोच्च असैनिक सम्मान है, तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, भारत रत्न ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम बार किसको दिया गया था, आपको बताना है। तो पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार बताया हुआ है, देविका रानी को दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देविका रानी को किस वर्ष में, और यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, देविका रानी को किस वर्ष में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पहली बार। इसके अलावा 2000 लेटेस्ट का यानी कि 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह किसको दिया गया, आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और शौर्य और वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो शौर्य और वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है परमवीर चक्र, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पहला जो परमवीर चक्र था किसको दिया गया था, आपको बताना है। तो परमवीर चक्र से सर्वप्रथम बार सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जीके के क्वेश्चंस का जो पार्ट हमारा 4 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।